हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। आपका एक टॉपिक हमारा चल रहा था भाई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर हम लोगों ने एक लेक्चर तो कर लिया है। अब सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों को आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, हम लोगों को आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में से आता ही आता है एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन आपके साथ पढ़ना है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखिए, मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपको पता है, हमारी जो 12th बीएसटी की बुक नंबर 1 है, इसमें ये सेपरेट चैप्टर्स भी हैं। तो प्लानिंग भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, स्टाफिंग चैप्टर है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो मैं आपको जरा बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स के अंदर समझाता हूँ कि ये फंक्शंस आपको बताते क्या हैं। देखिए, कभी भी अगर आप लोगों को मैनेजमेंट करना होता है तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक काम किया तो मैनेजमेंट हो गई, या आपने दो काम किए तो मैनेजमेंट हो गई। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, और तब जाके हमारी मैनेजमेंट पूरी हो पाती है। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या है? मैं आपके सामने कुछ की लाइंस पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। क्या बोला? डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। मतलब अभी आप एडवांस में डिटरमाइन करते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। ये किस में हो रहा है? प्लानिंग में। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि मेरी कंपनी की अभी जो सेल्स है वो है 2 करोड़ रुपए की, और मैं चाहता हूं कि अगले साल मैं कहां पहुंचूं? 5 करोड़ तक। तो अभी मैं खड़ा कहां हूं? 2 करोड़ की सेल पे। और मैं अपने आप को लेकर कहां जाना चाहता हूं? 5 करोड़ की सेल पे। तो 2 करोड़ की सेल से लेकर जब मैं 5 करोड़ की सेल तक जाना चाहता हूं, तो इस गैप को जो ब्रिज करता है, जो कहीं ना कहीं मिलाता है, जो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस खत्म करता है, वो फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग फंक्शन है। तीसरी बात, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग ही किया जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लू प्रिंट और रोड मैप। कहीं ना कहीं जो प्लानिंग फंक्शन है वो पूरी मैनेजमेंट के लिए, पूरी कंपनी के लिए एक ब्लू प्रिंट और एक रोड मैप का काम करता है कि हमें कैसे मूव करना है। तो प्लानिंग हो जाता है। अच्छा, प्लानिंग समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बच्चों आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे को जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, जो मुझे टारगेट पूरा करना है, जो गोल सेट किया हुआ है उसमें कौन कौन से काम मुझे करने पड़ेंगे। पहले आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। फिर आप लोग करते हो कामों की ग्रुपिंग। तो जो सेम नेचर के काम होते हैं उनके अलग ग्रुप बना देते हो। ग्रुप बनाने के बाद तीसरा काम करते हो आप, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो प्रोडक्शन रिलेटेड वाले काम होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस रिलेटेड वाले काम होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो मार्केटिंग रिलेटेड वाले काम होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एचआर वाले, आईटी वाले, लॉजिस्टिक वाले। अगला स्टेप होता है आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, एक फ्रेमवर्क बनाते हो, एक ढांचा बनाते हो। आपकी कंपनी में कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी सैलरी डिसाइड करेगा, कौन किसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा। अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी लेनी है तो मैं किसको अप्रोच करूंगा, कौन से सीनियर को बताऊंगा। तो ये सारी बातें, ये स्ट्रक्चर जो होता है, जो ढांचा जो होता है, ये हम किस में बनाते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। फटाफट से प्लानिंग में क्या क्या करते हैं? डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। It bridges the gap between where we are and where we want to go. Planning is the primary function of management. It acts as a roadmap, or you can see blueprint for the overall objective of the organization. ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो बच्चों? आइडेंटिफिकेशन करते हो वर्क की, फिर आप लोग ग्रुपिंग करते हो, फिर आप लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो, और लास्ट में आप लोग क्या करते हो? स्ट्रक्चर बनाते हो, ढांचा बनाते हो, फ्रेमवर्क बनाते हो। एक कंपनी का फ्रेमवर्क, एक ढांचा शेयर करता हूं, बाकी हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले एक कंपनी थी, वो बीपीओ या केपीओ का काम करती थी, कॉल सेंटर समझ लीजिए, ऐसा कुछ काम करती थी। तो अब सबसे पहले उसके बाद हायरार्की आती है प्रोसेस एसोसिएट, उससे ऊपर हायरार्की आती है जब भी जॉब के लिए जा रहे हैं, प्रोसेस डेवलपर। प्रोसेस डेवलपर के ऊपर आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी से ऊपर आते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स। असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर आते हैं मैनेजर। मैनेजर से ऊपर आते हैं सीनियर मैनेजर, और सीनियर मैनेजर से ऊपर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट या फिर सीईओ। ये मैंने आपको एक कंपनी का स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक हायरार्की शेयर किया। तो आपने वो किस में किया भाई? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अगला, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करना होता है? स्टाफिंग में लोगों की अपॉइंटमेंट करनी होती है, एम्प्लॉयमेंट देनी होती है। जैसे आपने ढांचा बनाया था कि मेरी कंपनी में जो वर्कलोड के हिसाब से
टोटल मुझे 300 प्रोसेस एसोसिएट चाहिए। अब वो जो 300 प्रोसेस एसोसिएट चाहिए, क्लर्क लेवल के जो लोग होते हैं, उसमें मुझे 300 लोगों की हायरिंग करनी है, अपॉइंटमेंट करना है। ऐसे मुझे चाहिए कि मेरी कंपनी में 200 प्रोसेस डेवलपर चाहिए, क्लर्क लेवल से थोड़े ऊपर आ गए, तो मुझे 200 लोगों की नियुक्ति करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है। वो किस में होती है? स्टाफिंग में होती है। उसके ऊपर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, वो तो होता है ऑर्गेनाइजिंग में। उस ढांचे में लोगों की अपॉइंटमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट देना, रिक्रूटमेंट करना, वो होता है जी आपका स्टाफिंग का। स्टाफिंग फंक्शन का बेटा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टाफिंग, ना तो अंडर स्टाफिंग ना ओवर स्टाफिंग। अपना वर्कलोड बनाइए, जितने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए उतने रखिए, ज्यादा है तो निकाल दीजिए, कम है तो और हायरिंग करिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक है। उनकी रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन हो गई, प्लेसमेंट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, ये सारी स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग में क्या होता है? सुपरवाइज करते हैं, जैसे आपने लोगों की नियुक्ति कर दी, अपॉइंटमेंट कर दिया, ट्रेनिंग करवा दी। अगला स्टेप क्या होगा? उनको सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, कम्युनिकेट करना, ये सारे काम होते हैं बच्चों किसमें? डायरेक्टिंग के अंदर। लास्ट स्टेप होता है फंक्शन के अंदर आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है? हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर हम लोग अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर करने पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी कोई डेविएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, उन पे काम किया जाता है। स्टैंडर्ड बनाना, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंपेयर करना और देन करेक्टिव एक्शन लेना। इसमें इंश्योर करना होता है कि जो भी काम हमारे हुए वो क्या हमारे एज पर प्री डिटरमाइंड गोल्स के अकॉर्डिंग हुए, या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन आई। बेटा कंट्रोलिंग फंक्शन कहता है पॉजिटिव डेविएशन भी बुरी है, नेगेटिव डेविएशन बुरी है। जो आपने प्लान किया, जो प्री डिटरमाइन किया, वैसा ही सारा का सारा आपका रहना या होना चाहिए। अगला स्टेप आता है बच्चों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है बच्चों मिडिल लेवल, और एक होता है लोअर लेवल। नाम दे रखे हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, चेयरमैन हो गए, प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ दैट इज चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये किस में आ जाते हैं बच्चों? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पर मैनेजमेंट लिखा है, मैनेजर कर लेना, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिवीजन हेड, ऑपरेशन हेड। ऑपरेशनल लेवल सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल होते हैं, जो डायरेक्टली लेबर के टच में होते हैं, लेबर से काम करवाते हैं। सुपरवाइजर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, फोरमैन हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, या अदर मेंबर डायरेक्टली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉय। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके डायरेक्ट टच में जो होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो उनसे काम करवाने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं बच्चों सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पेपर में क्या आता है? पेपर में आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के फंक्शन क्या होते हैं? मेन मेन देखिए, सबसे पहले तो इंटीग्रेट करना। इसके कीवर्ड क्या है? इसके कीवर्ड साथ साथ आप लोग देखते रहिए। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब एकत्रित होकर लेकर चलना जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, और कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को। सेकंड कीवर्ड है एनालाइज करना। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों अफेक्ट करता है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। कोई गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया, कोई भी रूलिंग ले आया नई, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कोई लॉ में चेंज आ गया तो लीगल एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों के रहन सहन में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज में चेंज आ गया तो सोशल एनवायरनमेंट। तीसरा होता है फॉर्मुलेट करना कंपनी के लिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रैटेजीज। अरेंज करना एफओपी दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है, लॉन्ग आवर्स चाहिए और कमिटमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो गया भाई? इंटीग्रेट करना, क्या? डाइवर्स एलिमेंट्स, और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, आईटी हो गया, लॉजिस्टिक हो गया। एनालाइज करना बिजनेस एनवायरनमेंट को और उसकी इंप्लीकेशंस को अपने बिजनेस के ऊपर स्टडी करना। कंपनी के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं अरेंज करना। और मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, हेक्टिक होता है, और उसमें लॉन्ग आवर्स चाहिए होते हैं और कमिटमेंट चाहिए होती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तभी काम जो है बच्चों चल पाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आप लोग क्या करो, कीवर्ड्स देखो। जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई उनको इंटरप्रेट करना। इंश्योर करना डिपार्टमेंट के पास एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या पर्सोनल है कि नहीं है। ड्यूटीज असाइन करना अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, मोटिवेट करना और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करना, कोऑपरेट करना। तो इंटरप्रेट हो गया, इंश्योर हो गया, असाइन हो गया,
मोटिवेट हो गया और कॉपरेट हो गया। ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और इनको लिखने पर ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर नंबर जो है बच्चों मिलते हैं। तीसरा आ जाता है बच्चों लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको भी मार्क करते चलिए। जो भी वर्कफोर्स है, लेबर है, उनके काम को ओवरसी करना, उनके साथ रियल में इंटरेक्ट करना, ताकि उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकें जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने हम बेसिकली लोअर लेवल को दी हैं। तो लोअर लेवल किसको देगा? लेबर को देगा। इंश्योर करना क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, वर्कर की अगर कोई ग्रीवियंसेस या कंप्लेंट वगैरह है वो टॉप लेवल तक लेकर जाना, और वर्कर के लिए इंश्योर करना सेफ और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये हमारे लोअर लेवल वालों के फंक्शन। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में बोलेगा कि मिस्टर एक्स है, वो कंपनी में ये काम करता है, मिस्टर वाई है, वो कंपनी में ये वाले काम करता है, आप बताइए कौन से लेवल पे काम कर रहा है? टॉप लेवल पे कर रहा है, मिडिल लेवल पे कर रहा है, लोअर लेवल पे? तो कीवर्ड्स को कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको नहीं आने वाला। तो अभी हम लोगों ने फंक्शंस कर लिए, अभी हम लोगों ने लेवल्स कर लिए, अभी 2 टॉपिक और पेंडिंग है। अगला आ जाता है, इसकी मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला आ जाता है जी इसके अंदर आपके पास मैनेजमेंट के नेचर। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये बोल रहा है कि आप बताइए मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, क्या एक प्रोफेशन है? तो हम क्या करेंगे, जो आर्ट में फीचर्स होते हैं, आर्ट क्या होता है? कला। जैसे पेंटिंग हो गया, जैसे डांसिंग हो गया, जैसे सिंगिंग हो गया, तो ये आर्ट है, कला है। तो आर्ट के अंदर क्या क्या फीचर आते हैं, क्या वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है? तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। देखिए कोई भी आर्ट होती है, चाहे वो आपकी लिटरेचर डांसिंग के ऊपर है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे एक्टिंग है, सबके लिए कोई ना कोई पढ़ाई होती है। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ाई है। तो मैनेजमेंट के ऊपर भी है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। तो थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, आर्ट में भी करती है और मैनेजमेंट में भी करती है। अगला पॉइंट पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है कि जब एक ही काम को सेम रूल्स फॉलो करके दो अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं तो दोनों के डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जैसे कभी आप सैलून गए तो आपने बोला कि नहीं यार मैं तो इसी भैया से कटिंग कराऊंगा, आपने बोला कि यार ये भी अच्छी कर देंगे, आप कहोगे मुझे अच्छी करवानी नहीं है, मुझे तो उसी से करवानी है जिससे मैं हमेशा कटिंग अपनी करवाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यार उसका समझ में आता है काम, दूसरे का समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसा आर्ट में होता है? बिल्कुल होता है। टू एक्टर, टू डांसर, टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। क्या मैनेजमेंट में होता है? बिल्कुल। देखिए मैनेजमेंट पढ़ी सबने वही है, मान लो कि दोनों के दोनों ने ही मैनेजमेंट पढ़ी है, एमबीए करी है, बट दोनों ने सेम कॉलेज से भी करी है, सेम यूनिवर्सिटी से भी करी है, मान लो ग्रेड्स और मार्क्स भी लगभग सेम आए, तो क्या जरूरी है वो सेम तरीके से सक्सेसफुल होंगे और सेम तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? आंसर आया नहीं। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में है। तो इसका मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट में भी और मैनेजमेंट में भी है। अगला पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी। सेम केस मैनेजमेंट में भी, जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेंगे, जितना ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट जो होगी वो बेटर होती जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा पॉइंट क्या था आपका भाई? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट क्या था जी आपका? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आपने देखा कि सारे पॉइंट जो आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट में भी हैं। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट सेटिस्फाई ऑल इट करेक्टरिस्टिक्स। इसलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ। एज अ साइंस तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो आर्ट के सारे फीचर जो होते हैं इसमें रहते हैं। अगला आता है बच्चों मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सर प्रोफेशन क्या होता है? जैसे अगर हम लोग साइंस की बात करें तो मेडिकल प्रोफेशन, अगर कोई डॉक्टर है तो वो एक प्रोफेशनल है, अगर एक लॉयर है वो एक प्रोफेशनल है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक प्रोफेशनल है, अगर मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है तो वो एक क्या है? प्रोफेशनल है। तो अब देखते हैं कि प्रोफेशन में बेसिकली क्या क्या आता है, क्या मैनेजमेंट में भी वो वाली चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि नहीं होती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं मेरे साथ, आओ बच्चों। सबसे पहले कह रहे हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या प्रोफेशन में कुछ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए होती है? बिल्कुल। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए है, सीएस है, सीएमए है, आर्किटेक्ट है, सबको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में भी चाहिए? बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला आता है बच्चों रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका मन किया और आपने बाहर डॉक्टर का बोर्ड लगा दिया और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, या आपने सीए का एक बोर्ड लगा दिया और आप प्रैक्टिस करना शुरू हो गए? ऐसा नहीं होता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कैंडिडेट को एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, सीए फाउंडेशन का, इंटर का और सीए फाइनल का,
और उसको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, उसको कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन करनी पड़ती है, जो भी फॉर्मेलिटीज लगा रखी है, जो भी एलिजिबिलिटी लगा रखा है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको सीओपी लेना पड़ता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तब जाके आप एक प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी कोई डिग्री, कोई स्किल, कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है? आंसर इज नो, अभी तो नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशंस की अपनी एक एसोसिएशन होती है बच्चों, जैसे सीए में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जैसे डॉक्टर्स का देखा जाए तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है आईएम में, अगर हम लॉयर्स की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबके अपने अपने प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उनको कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कैसे सोसाइटी में आपको बिहेव करना है। तो प्रोफेशन में तो होता है, क्या मैनेजमेंट में होता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं होता मैनेजमेंट में? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी प्रोफेशनल बॉडी इन्होंने नहीं बनाई है। तो क्या बोल सकते हैं भाई कि मैनेजमेंट हमारा जो है वो अभी प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, क्योंकि अभी इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, अभी इसके अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। हालांकि एक पॉइंट और था, यहाँ पर नहीं लिखा, बता देता हूँ, सर्विस मोटिव। देखिए प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है और मैनेजमेंट के अंदर प्रॉफिट मोटिव होता है, तो दोनों वहाँ पर भी पॉइंट जो है नहीं मिलते हैं। तो मैनेजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं इम प्रॉपर प्रोफेशन है, और अभी इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी प्रोफेशन बन जाएगा। मैंने अभी आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं पढ़ाया है, वो पढ़ा दूंगा। पहले एक बारी कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, फिर आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ा देता हूँ। 5 मिनट का लेक्चर और रह गया और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी फोर्स जो बाइंड करती है मैनेजमेंट के बाकी अदर फंक्शंस को, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखिए कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन ना मैनेजमेंट का एक एसेंस है, कि मैनेजमेंट जब भी आप लोग करते हैं तो बिना कोऑर्डिनेशन के लिए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसे होगी, कि बिना तालमेल के मैनेजमेंट कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर हमें टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक तो मीनिंग, जो इसने बोला इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस, इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट ऑफ एवरी मैनेजर। और कहीं ना कहीं ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव डेवलप करते हैं एक ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट, जिसमें सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं क्या अचीव करेंगे बच्चों, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट है और एक प्रोसेस है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की एसेंस क्यों बोला गया है? एसेंस का मतलब होता है कि एक इनसेपरेबल पार्ट है। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट से चाह कर भी आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना मैनेजमेंट के हर फंक्शन में चाहिए, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, हर जगह पे। इसलिए बोला गया कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में कैसे है। पहले तो प्लानिंग, कंपनी का जो ओवरऑल प्लान होता है, कंपनी का जो ओवरऑल प्लान होता है वो हमारे कंपनी के डिपार्टमेंट के प्लान से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कंपनी ने एक ओवरऑल प्लान बनाया कि उसको टोटल 1 लाख यूनिट सेल करनी है, तो भाई उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो कंपनी के ओवरऑल प्लान कंपनी के डिपार्टमेंटल प्लान से कोऑर्डिनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और अवेलेबल रिसोर्सेज, आपने बोल तो दिया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कंपनी को 1 लाख यूनिट जो है सेल करनी है। क्या कंपनी इतना रॉ मटेरियल कंपनी के पास है? क्या कंपनी के पास इतनी लेबर है? क्या कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं? तो उनके बीच में तालमेल होना ज़रूरी है। किस किस के बीच में? कंपनी के ओवरऑल प्लान में और डिपार्टमेंटल प्लान्स में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव में और अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर। अच्छा जी, और कोऑर्डिनेशन कहाँ पर देखा जाएगा? कंट्रोलिंग में कैसे देख सकते हो? जो आपने स्टैंडर्ड बनाया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, दोनों में तालमेल होना ज़रूरी है। और जब आप डेविएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, उनको जब आप करेक्ट करते हो तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप लोग करेक्ट करें। तो किन 2 चीज़ों में आपकी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है कंट्रोलिंग फंक्शन में? ध्यान से देखिए। एक तो आ जाएगा कंपनी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए और कंपनी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों में तालमेल होना चाहिए। कंपनी जब अपने डेविएशन करेक्ट करने के जो मेथड यूज़ करती है और कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों के बीच में बच्चों तालमेल होना ज़रूरी है। और कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग में कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं और एक्टिविटी जो कंपनी को परफॉर्म करनी है, इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। जैसे कंपनी के पास अगर 4 मशीन है तो उस पर कैसे कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी आपका कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। आपको जो सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, आपको जो उनको पावर देना है, तो वो जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी के साथ तालमेल में होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर को अथॉरिटी दी फंड्स को रेज करने की, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए कि उन फंड्स को उसने क्या करना है,
कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा, दो अलग अलग लोग करेंगे, दोनों की सोच नहीं मिलेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव कंपनी के पूरे नहीं हो पाएंगे। स्टाफिंग में कैसे जरूरत है? स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि वर्कर की स्किल क्या है और उसको हम काम क्या दें। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का काम देंगे, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम देंगे, एचआर वाले को एचआर का काम देंगे, आईटी वाले को आईटी का काम देंगे, लॉजिस्टिक वाले को लॉजिस्टिक का काम देंगे। एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड कंपनसेशन, एक पर्सन कितना एफिशिएंट है और उसको कितनी सैलरी देनी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो 1 लाख रुपए महीने के लायक है और आप उसको 80,000 दे रहे हो तो वो छोड़ के जाएगा। अगर वो 1 लाख रुपए का काम करके दे रहा है और आप उसको 1.5 लाख रुपए दे रहे हो तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्किल ऑफ द वर्कर एंड जॉब असाइन टू देम, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड कॉम्पनसेशन विच यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉय और यू कैन से लेबर। डायरेक्टिंग में कैसे होता है? जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जो लेबर की तरफ से आपको सजेशन हो रहा है, आ रहा है, इनके बीच में तालमेल होना चाहिए। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। और टॉप लेवल में कैसे चाहिए? क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट करनी है एक्टिविटीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट को। मिडिल लेवल को क्यों चाहिए? क्योंकि उनको दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट देना है। लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनको स्टैंडर्ड दिए गए मिडिल लेवल के द्वारा, टॉप लेवल के द्वारा, तो उनको एक्चुअल परफॉर्म करवाना है वर्कर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में भी तालमेल होना जरूरी है, स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल्स के बीच में। तो टॉप लेवल में भी चाहिए बच्चों, मिडिल लेवल में भी चाहिए, लोअर लेवल में चाहिए। तो फाइनली आप क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन हमारा सारे फंक्शन में, सारे लेवल्स में चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोला गया? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप के एफर्ट्स को, क्योंकि देखो तालमेल और कोऑर्डिनेशन वहीं चाहिए होता है जहां पर ग्रुप है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है सारे एक ही दिशा में काम करें, यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार करना है। जब तक कंपनी चलेगी, जब तक मैनेजमेंट कर रहे हो, तब तक आपको कोऑर्डिनेशन भी करके देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोऑर्डिनेशन बेटा एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट मतलब कि जानबूझ के किया जाने वाला काम है, ये बाय मिस्टेक नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्यों बन गई है? क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है साइज में। तो जब कंपनी ग्रो करेगी, लोग बहुत सारे होंगे, डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे, तो तालमेल की जरूरत पड़ेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कहीं ना कहीं हर फंक्शन डिफरेंट तरीके से काम करता है। प्रोडक्शन अपने तरीके से, मार्केटिंग अपने तरीके से, फाइनेंस अपने तरीके से, एचआर अपने तरीके से, आईटी अपने तरीके से, लॉजिस्टिक अपने तरीके से। तो सबके बीच में तालमेल करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन, अब अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो अलग अलग लेवल के स्पेशलिस्ट लाने पड़ेंगे और हर स्पेशलिस्ट का काम करने का तरीका बच्चों अलग होता है। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन और तालमेल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टॉपिक आपका रह गया था इसमें, वो टॉपिक कौन सा था जी? वो टॉपिक था मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो वो पढ़ लीजिए, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि साइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या साइंस में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। क्या मैनेजमेंट में होता है? आंसर इज यस, होता है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तो साइंस में एक्सपेरिमेंट जितने करते हैं, ऑब्जर्वेशन जितने करते हैं, उससे प्रिंसिपल डेवलप होते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? आंसर इज यस। तीसरा मेन पॉइंट है। तीसरा है बच्चों यूनिवर्सल वैलिडिटी। कहने का मतलब जब भी आप लोग प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा साइंस में आपको सेम रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन क्या मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल अप्लाई करने पे सेम रिजल्ट्स आते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक बिहेवियरल साइंस है। कहने का मतलब लोगों के व्यवहार, लोगों के बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मान लो किसी की गलती पे आपने डांट दिया तो सामने वाला मोटिवेटेड हुआ, उसने डबल काम किया। कभी फिर से आपने ये वाली चीज़ यूज़ करी, आपने कभी डांट दिया, उसका घर से मूड खराब था, बीवी से पिट कर आया था और आपने उसको डांट दिया तो उसने नौकरी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं सेम रिजल्ट्स आपको मैनेजमेंट में नहीं मिल पाते, लेकिन आज साइंस तो ऑब्जेक्ट्स पे होती है तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया? मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, इम्प्योर साइंस है, या फिर क्या बोला गया? बिहेवियरल साइंस है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट भी हो गया है। आपने फंक्शंस पढ़े, लेवल्स पढ़े, नेचर पढ़ा और कोऑर्डिनेशन पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने नोन टू और रिलेटिव्स को, और लाइक और कमेंट जरूर करना। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। जय श्री राम, जय हिंद।